दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में बायोलॉजी जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण MCQ सोल्व करेंगे। और कौन से चैप्टर से संबंधित है ये MCQ? जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत व प्रक्रम, मतलब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो सेशन है वो लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए, प्रयोगशाला सहायक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण का सेशन है। और दोस्तों, इस वीडियो में इस टाइप के MCQ तैयार किए गए जिसकी सहायता से आपके संपूर्ण चैप्टर का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि प्रयोगशाला सहायक के लिए और नीट UG एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसमें एंजाइम का उपयोग करते हैं। और एंजाइम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप हिंदी में क्या बोलते हो? प्रतिबंधन एंजाइम बोलते हैं। तो इनका उपयोग है वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए, जो यहां पर जो एंजाइम का नाम आया, कौन सा एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता रखना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या प्रतिबंधन जो एंजाइम है, ये एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल होता है? दोस्तों, ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उदाहरण है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये कौन से एंजाइम का उदाहरण होता है? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्या होता है? उदाहरण होता है। दूसरी बात, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या करती है? जो डीएनए है उसकी विशिष्ट श्रृंखला को, या जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनको क्या करती है? उनकी विशिष्ट स्थान पर उनको कट कर देती है। तो यहां पर इसका किस टाइप से देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग क्यों करते हैं? वे हानिकारक प्रोटीनों का ह्रास कर देते हैं। तो प्रोटीन से इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोटीन से ये किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है ये भिन्न डीएनए खंडों को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का आप उपयोग करते हो वो वाला उपयोग कौन सा होता है दोस्तों? डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। ये हमेशा पता रखिए, जब भी आपको डीएनए के खंडों को जोड़ना है तो डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए लाइगेज करता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं करता है। तो ये वाला भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, वे डीएनए को विशिष्ट 4 श्रृंखला पर विभक्त कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए, विशिष्ट डीएनए खंडों को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये न्यूक्लियेजेज एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विभिन्न स्थलों पर तोड़ते हैं। डीएनए को विभिन्न स्थलों पर नहीं दोस्तों, ये डीएनए को विशिष्ट 4 श्रृंखला पर ये क्या कर सकते? विभक्त कर सकते। और साथ में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किसका उदाहरण होते हैं? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उदाहरण होते हैं। इसकी व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हो? प्रतिबंधन एंजाइम, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कुछ जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दोस्तों किससे प्राप्त किए जाते हैं? बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपन? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं। और इनका कार्य क्या है? ये एक विशिष्ट डीएनए को काट सकते हैं तथा अणु को क्या कर सकते हैं? तोड़ देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन मतलब जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, मतलब इनकी परिभाषा पूछी एक प्रकार से आपको। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, जीवाणु द्वारा अपनी रक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं। ये इनकरेक्ट है दोस्तों, ये जीवाणुओं के द्वारा अपनी जो रक्षा प्रक्रिया है उसके एक भाग के रूप में इनका संश्लेषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इन विट्रो डीएनए संश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब डीएनए के संश्लेषण से इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, जीन अभियांत्रिकी में 2 डीएनए अणुओं को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए,
स्तनी कोशिकाओं में डीएनए के अपघटन के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट प्रोवाइड कर देता हूं। प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, ये क्या होती है, एक प्रकार से विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जो डीएनए को उन विशिष्ट स्थलों पर खंडित करते हैं जिनमें पैलिंड्रोमिक श्रृंखलाएं पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से किसमें उपस्थित होते हैं दोस्तों, जीवाणु में उपस्थित होते तथा आक्रमणकारी विषाणु के जीनोम को नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता रखना है कि यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, पहली बात तो किसमें उपस्थित होते हैं, ये जीवाणु में उपस्थित होते हैं। साथ में आपको ये पता रखना है कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है, डीएनए को उन विशिष्ट स्थलों पर खंडित करना होता है। थर्ड बात आपको ये पता रखना है कि ये किसमें उपस्थित होंगे, जीवाणु में, और जो भी विषाणु है, आक्रमणकारी विषाणु है, उसके जीनोम को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं दोस्तों। तो इसके अनुसार कौन सा कथन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन अभियांत्रिकी में दो डीएनए अणुओं को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह जीवाणु जिसका विस्तृत रूप में उपयोग पादपों से जुड़े जीन अभियांत्रिकी कार्यों में किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में विस्तृत रूप से पादपों से जुड़े जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता रखना है कि यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम है, कौन सा वाला, एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफिकेंस है, इस वाले जीवाणु का उपयोग जीन अभियांत्रिकी में मुख्य घटक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा एग्रोबैक्टीरियम या एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफिकेंस जो एंजाइम है, इसका विस्तृत उपयोग किया जाता है पादपों से जुड़े हुए जीन अभियांत्रिकी में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कि कौन से गुण उसे जीन क्लोनिंग के वाहक के रूप में उसे उपयुक्त बनाते हैं। मतलब दोस्तों जब भी जीन क्लोनिंग होती है तो आपको क्या करना है, वहां पर वाहक की आवश्यकता पड़ती है, और वाहक के लिए किसका यूज करते हो, प्लाज्मिड का उपयोग करते हो। तो यही इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आप प्लाज्मिड का उपयोग कर रही हो जीन क्लोनिंग में वाहक के रूप में, तो इसका मुख्य कारण क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको फेवर करता है। तो पहला देखिए दोस्तों, इसके अंदर प्लाज्मिड प्रतिबॉडी प्रतिरोधी जीनों को ले जा सकते हैं, ये इसका करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक के बीच आवागमन कर सकते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्लाज्मिड स्वयं की प्रतिलिपिकरण मतलब रेप्लिकेशन उद्गम स्थल वाले छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, कि जो भी आपके पास प्लाज्मिड होता है, एक्चुअल में क्या होता है, प्लाज्मिड्स है वो क्या कर सकते हैं, खुद का प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं, मतलब रेप्लिकेशन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये क्या बोला, प्लाज्मिड स्वयं की प्रतिलिपिकरण उद्गम स्थल वाले छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं। मतलब प्लाज्मिड एक प्रकार से छोटा चक्रीय डीएनए अणु होता है जो स्वयं की क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, प्रतिलिपिकरण कर सकता है, और इसी कारण इसका जीन क्लोनिंग में वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्लाज्मिड छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते, ये वाली बात तो सही है, जो पोषक डीएनए गुणसूत्र से एकीकृत हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर आपको इसकी करेक्ट और आगे आपकी इसकी डेफिनेशन जाननी है तो क्या होता है, क्लोनिंग जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैसेंजर डीएनए को ले जाने वाले वाहक होते हैं। मतलब जो भी डीएनए को आपको किसी में भी इंसर्ट करना है तो उनको ले जाने का कार्य कौन करता है, क्लोनिंग वेक्टर करता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बाह्य केंद्रीय चक्रीय डीएनए होते हैं जो जीवाणु व कवकों में अतिरिक्त गुणसूत्रीय जीनों को ले जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं, मतलब खुद का क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ये एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं, केंद्रीय चक्रीय डीएनए होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं, और साथ में इंपोर्टेंट दोस्तों ये किसका काम करते हैं, जो क्लोनिंग वेक्टर है उसमें पैसेंजर जो डीएनए है उसको ले जाने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर खंडित करता है? अभी स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन भी देखा था दोस्तों, डीएनए लाइगेज ये तो क्या करता है, एक्चुअली में डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, डीएनए जो लाइगेज एंजाइम है ये क्या करता है दोस्तों, डीएनए जो खंड है उनको जोड़ता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है डीएनए खंडों को? डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है डीएनए लाइगेज। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दोस्तों, प्रतिबंधन जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यही क्या करता है, डीएनए है उसको विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षार वाले स्थानों से क्या कर सकता है, काट सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके लिए। T4 बैक्टीरियोफेज का R सेकंड उत्परिवर्तित स्ट्रेन ई कोलाई का लाइसिस नहीं करता। मतलब क्या है, जो T4 बैक्टीरियोफेज है इसका एक कौन सा स्ट्रेन बोला है, R सेकंड उत्प्रेरित जो स्ट्रेन है वो ई कोलाई का लाइसिस नहीं कर पाता है, परंतु दो स्ट्रेन R सेकंड फर्स्ट, R सेकंड R व R सेकंड Y मिश्रित होकर लाइसिस कर देते। इसका संभावित कारण बताइए। मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो T4 बैक्टीरियोफेज है उसमें जो R सेकंड वाला उत्प्रेरित जो स्ट्रेन है वो ई कोलाई, इश्चीरिया कोलाई का लाइसिस नहीं कर पाता है, परंतु जब ये दो स्ट्रेन इसने बोले R सेकंड स्मॉल r एंड R सेकंड स्मॉल y, ये जब भी दोनों आपस में मिश्रित हो जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ई कोलाई है उसका क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, संभावित कारण आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो पहले देखिए, बैक्टीरियोफेज वन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये इनकरेक्ट है। ये उत्प्रेरित उत्परिवर्तित नहीं होता है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि उत्परिवर्तन तो होता है, इसके अंदर म्यूटेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, दोनों स्ट्रेनों में समान सिस्ट्रोन होते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो गया, दोनों के अंदर कभी समान सिस्ट्रोन उपस्थित नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी देखिए, दोनों स्ट्रेन, कौन कौन से स्ट्रेन है, R सेकंड स्मॉल r और R सेकंड स्मॉल y, दोनों स्ट्रेनों में भिन्न सिस्ट्रोन होते, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो इश्चीरिया कोलाई है इसका जो लाइसिस करने के लिए आपको T4 बैक्टीरियोफेज के दो स्ट्रेनों का मिश्रण चाहिए। पहला वाला कौन सा स्ट्रेन होता है, R सेकंड स्मॉल r है, और सेकंड वाला कौन सा होता है, R सेकंड स्मॉल y है। ये जब दोनों आपस में मिश्रित हो जाएंगे तो इश्चीरिया कोलाई इसका क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। और इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, कि दोनों जो स्ट्रेन है इनमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न सिस्ट्रोन्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। दाता भ्रूणीय कोशिका या देही कोशिका का केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीव के बनने के पश्चात क्या सत्य होगा? मतलब जो भी दाता भ्रूणीय कोशिका है, अगर उसका केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो जीव का जब निर्माण हो जाएगा तब कौन सा कथन है वो सत्य होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पहला ऑप्शन देखिए, जीव में दाता कोशा के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे। मतलब जो भी जीव है उसमें जो दाता कोशिका है उसके बाह्य जीन उपस्थित होंगे। ऑप्शन नंबर बी, जीव में ग्राही कोशा के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे। ऑप्शन नंबर सी, जीव में दाता व ग्राही दोनों के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे। और ऑप्शन नंबर डी, जीव में ग्राही के केंद्रीय जीन होंगे। तो जो भी जीव का निर्माण हो रहा है उसमें दाता और ग्राही के कौन से जीन उपस्थित होते हैं, इसको आपको जस्टिफाई करना है। कब? जब क्या होगा, जो देही कोशिका का केंद्रक युक्त या केंद्र युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर हमेशा ध्यान रखिए, जब इस टाइप की सरकमस्टांसेस बनेगी तो उस स्थिति में जो जीव है उसमें ग्राही कोशिका के बाह्य केंद्रीय जीन उपस्थित होंगे। मतलब जो भी ग्राही कोशिका है या ग्राही कोशिका के कौन से जीन उपस्थित होंगे, बाह्य केंद्रीय जीन उपस्थित होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी के द्वारा डीएनए में
हस्तक्षेप संभव हो सका है। मतलब जो डीएनए है उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स है, उसके जो 4 अनुक्रम है, उसकी जो विशिष्ट जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं है उसमें हस्तक्षेप कर सकते, मतलब परिवर्तन कर सकते। किसकी खोज के कारण के बाद में ये संभव हुआ है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण, दूसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम के कारण, थर्ड बोला ट्रांसक्रिप्टेज और फोर्थ है कौन सा? प्राइमेज। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है दोस्तों, कौन से एंजाइम होती है जो डीएनए की विशिष्ट श्रृंखलाओं को पहचान करके डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर क्या कर सकते? काट सकते। डीएनए लाइगेज है वो पृथक डीएनए खंडों को क्या कर सकता है? आपस में जोड़ सकता है या समेकित कर सकता है। प्रतिलिपिकरण के पहले प्राइमेज प्राइमर का संश्लेषण करते हैं। ये आपको पता रखना है, किसका संश्लेषण करते हैं? प्राइमर का संश्लेषण करते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट थिंग है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर निम्न में से किसकी खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए में हस्तक्षेप संभव हो सका है? तो मतलब आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन अगर देखोगे दोस्तों कौन सा होगा? डीएनए लाइगेज, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसकी सहायता से तो आप डीएनए को विशिष्ट स्थान पर से काट सकते, लेकिन जब आप उसमें जीन को प्रवेश करवा दोगे तो फिर उसके बाद में डीएनए खंडों को आपस में संलग्न करने का या संयोजित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? डीएनए लाइगेज करता है। तो यहां पर कौन सा ऐसा है जिसके हस्तक्षेप के कारण डीएनए में आप हस्तक्षेप कर सकते? कौन से एंजाइम की खोज के कारण यह संभव हो पाया? डीएनए लाइगेज के कारण। और दोस्तों इसका मैंने आपको पहले बता दिया, जो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर से कट करना। ये आपको पता रखना है। रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या कार्य होता है? डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर से कट करना। ये आपको पता रखना है। इसी को आप प्रतिबंधन एंजाइम भी बोलते हो। विशिष्ट स्थलों, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर विदलित करना, स्थलों पर विदलित करना या काटना, यही इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। सेकंड आता है आपके पास डीएनए लाइगेज, जिसका मैंने पहले आपको कार्य बता दिया, डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। फिर आता है दोस्तों आपके पास कौन सा? प्राइमेज। इसका नया नाम है। तो प्राइमेज का दोस्तों क्या मतलब है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमेज है वो प्रतिलिपिकरण के पहले प्राइमर का संश्लेषण करता है। प्राइमेज है वो एक्चुअल में दोस्तों किसका संश्लेषण करता है? प्राइमर का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करेगा? प्राइमर का संश्लेषण करेगा। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों? ये प्राइमर का संश्लेषण कब करेगा? प्रतिलिपिकरण से पहले करेगा। ये आपको पता रखना है कि जो रेप्लिकेशन होता है उसके ठीक पहले, मतलब जो प्रतिलिपिकरण है इसके ठीक पहले प्राइमर का संश्लेषण कौन करेगा? प्राइमेज करेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए, खाद्य पदार्थ से संबंधित फसल के संदर्भ में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी अधिक उपयुक्त या आवश्यक नहीं है। क्योंकि कारण बताना दोस्तों, क्योंकि खाद्य पदार्थों से अगर संबंधित आप फसल के संदर्भ में देखोगे तो आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी है, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वो अधिक उपयुक्त नहीं है। इसका क्या रीजन है? पहला वाला ऑप्शन देखिए, इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ये इनकरेक्ट है। इससे किसी भी प्रकार से जो विकासशील देश है उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वर्तमान में उपलब्ध उत्पादों की अपेक्षा इस प्रकार प्राप्त उत्पाद स्वाद में ठीक नहीं होंगे। ये भी इनकरेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखिए, महंगी विधि के कारण, ये भी इनकरेक्ट है दोस्तों। फोर्थ वाला देखिए, फसल में विषाणु और जहरीले पदार्थों का संक्रमण हो सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उनके जीनों में ही क्या करते हो? परिवर्तन करते हो। और जब जीनों में परिवर्तन करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो विषाणु और अन्य जो जहरीले पदार्थ है उनका खाद्य पदार्थों में क्या हो सकता है? संक्रमण हो सकता है। इसीलिए जो खाद्य पदार्थ है इनके संदर्भ में आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसका जो एप्लीकेशन है वो उपयोग है बहुत ही लिमिटेड है। इनके ज्यादा उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फसल में विषाणु और जहरीले पदार्थों का क्या हो सकता है? संक्रमण हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कितनी बार बता दिया दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है अधिकतर जीवाणुओं में पाई जाती है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर क्या कर सकती है, कट कर सकती है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसके अंदर, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उदाहरण होता है, जिसका एक ही काम होता है कि डीएनए अणु को या डीएनए को क्या करता है, विशिष्ट स्थलों पर कट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, केंद्र के अंदर डीएनए के संश्लेषण को रोकता है, ये इनकरेक्ट है। डीएनए का संश्लेषण करता है, ये भी इनकरेक्ट है। डीएनए अणुओं को अनियमित रूप से तोड़ता है, ये भी इनकरेक्ट है। डीएनए अणु को तोड़ता है लेकिन अनियमित रूप से कभी भी नहीं तोड़ता है, विशिष्ट स्थलों पर से ही डीएनए को क्या करता है, कट करता है, जहां पर पैलिंड्रोमिक श्रृंखला मिलेगी। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब विद्युत कण संचलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये दोस्तों एक विधि होती है, मेथड होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको आप बोलते हो विद्युत कण संचलन। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। डीएनए को खंडों में काटना, ये इनकरेक्ट हो गया। डीएनए को तो खंडों में काटने का कार्य तो कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, डीएनए खंडों को उनके साइज आकार के अनुसार पृथक करना, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग है वो डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर पृथक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये आपको पता रखना है दोस्तों। और आपको मैं और थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जेल विद्युत कण संचलन या जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर पृथक करने की तकनीक होती है। और दोस्तों आपको हमेशा पता रखना है कि जो डीएनए होता है वो एक्चुअल में किस प्रकार का अणु होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होगा, नेगेटिव आवेश होगा, मतलब ये हमेशा पता रखना है। डीएनए कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, हमेशा ध्यान रखिए डीएनए कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। और इसका मतलब क्या होगा, अतः जब जेल टैंक में, मतलब जो भी जेल का टैंक बना हुआ है, तो उस जेल टैंक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो डीएनए धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। ये दोस्तों कॉमन सेंस की बात है कि डीएनए कौन सा अणु हो गया, ऋणावेशित अणु हो गया। जब आप इसमें क्या प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो उस वाली कंडीशन में जो डीएनए है वो कौन से इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा कौन सा होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो डीएनए पर खुद पर कौन सा आवेश ऋणावेशित है, तो जब विद्युत धारा आप इसमें प्रवाहित करोगे जेल टैंक में, तो ये जो डीएनए है दोस्तों कौन से इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेगा, गमन करेगा। तो ये भी आपको पता रखना है, डीएनए का मूवमेंट है वो कौन से इलेक्ट्रोड की ओर होता है, हमेशा धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। धनात्मक की ओर क्यों होता है, क्योंकि डीएनए को कौन सा होता है, ऋणावेशित होता है। और जो जितना छोटा अणु का या छोटे आकार का डीएनए अणु होगा, उसकी मोबिलिटी, उसकी गति उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो दोस्तों इस वाली तकनीक की सहायता से आप डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर क्या कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। जितना छोटे आकार का डीएनए का खंड होगा वो उतना ही ज्यादा गतिशील होगा, मतलब उतना ही जल्दी धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किससे संभव हुआ है। मतलब दोस्तों जो भी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है, इसको आप किसके साथ जोड़ रहे हो, प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ रहे हो। किसके साथ जोड़ रहे हो, प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ रहे हो। और ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसके कारण ऐसा संभव हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहला डीएनए लाइगेज है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, डीएनए लाइगेज है। डीएनए लाइगेज का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि ये डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो जो भी आपके पास एंटीबायोटिक जो प्रतिरोधी जीन है, अगर आपको उसको प्लाज्मिड के डीएनए के साथ संलग्न करना है तो कौन से एंजाइम की आवश्यकता होगी, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से आप इसको संयोजित कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूं मैं दोस्तों। एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किसके द्वारा संभव हुआ है दोस्तों, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा ही संभव हुआ है। अब डीएनए लाइगेज क्या होता है दोस्तों, डीएनए लाइगेज ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के दो खंडों को जोड़ सकता है।
कितनी बार दोस्तों मैंने आपको रिपीट कर दिया कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो क्या करता है, डीएनए खंडों को आपस में जोड़ सकता है एवं इस प्रकार डीएनए की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या होती है, रिपेयरिंग होती है किसकी, डीएनए की। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है दोस्तों, डीएनए की मरम्मत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए लाइगेज का उपयोग पुनर्योगित डीएनए तकनीक में होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है इसका उपयोग किसमें होता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कौन सी तकनीक में होता है, पुनर्योगज, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉम्बिनेट, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में होता है। तो ये आपको पता रखना है दोस्तों कि ये जो आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम है इसका प्रयोग या मुख्य रूप से उपयोग कौन सी तकनीक में होता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक, जिसमें ये बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जुड़ने में सहायता करता है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोन विधि का उपयोग किस पदार्थ के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक विधि है, कौन सी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोन विधि है, और इसका उपयोग है वो कौन से कार्य के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पहला देखिए, मल जल जिसको आप सीवेज बोलते हो से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, ये इनकरेक्ट है दोस्तों। इस वाली विधि का जो संबंध है वो मल जल मतलब जो सीवेज होता है उससे संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, बायोडीजल उत्पादन में, ये भी इनकरेक्ट है। इसकी सहायता से आप बायोडीजल का उत्पादन नहीं कर सकते, कौन सी विधि से, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोन विधि से। ऑप्शन नंबर सी, बीज रहित फल उत्पादन में, तो ये भी दोस्तों क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पर जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोन विधि है इसका उपयोग है वो बीज रहित फल उत्पादन में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बिना किसी वेक्टर मतलब वाहक के जीन स्थानांतरण में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल ऐसी विधि है जिसमें आपको जो बाह्य जीन किसमें भी अगर आपको प्रवेशित करना है तो उसके लिए आपको वेक्टर या वाहक की आवश्यकता नहीं होती। मतलब बिना वाहक के भी आप क्या कर सकते हो, जो डीएनए है या फिर जीन है उनको अन्य कोशिका में क्या कर सकते हो, प्रवेश करवा सकते हो। कौन सी विधि के द्वारा, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल विधि के द्वारा। इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं आपको। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण पादप कोशिकाओं में नग्न डीएनए के स्थानांतरण की विधि है, लेकिन कठोर पादप कोशिका भित्ति की उपस्थिति बाधक का कार्य करती है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पादप है उसकी जो बाह्य जो भाग, सबसे बाह्यतम भाग कौन सा होता है, कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, और इसके कारण ये क्या होती है, कठोर होती है। तो यहाँ पर आप प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण नहीं कर सकते दोस्तों। तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोटोप्लास्ट प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के लिए पसंदीदा लक्ष्य होते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मध्यस्थ डीएनए स्थानांतरण प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है जिसमें डीएनए के जीव द्रव्य में स्थानांतरण के लिए पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल नग्न डीएनए लवण और प्रोटोप्लास्ट के बीच अभिक्रिया होती है। सीधा सा आपको यह पता रखना है कि दोस्तों अगर आपको बिना किसी वाहक के जीन का स्थानांतरण करना है तो कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हो, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल विधि का उपयोग कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उच्चतर जीवधारियों के भीतर जीनों के क्लोनिंग के लिए वेक्टर मतलब वाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जो भी उच्चतर जीवधारी है उनके भीतर अगर आपको क्लोनिंग करनी है और उन क्लोनिंग के लिए वाहक के रूप में किसका उपयोग को आप प्रीफर करते हो, प्राथमिकता देते हो। तो यहाँ पर दोस्तों पहला देखिए बैक्यूलोवायरस, ये इनकरेक्ट है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये भी इनकरेक्ट है। राइजोपस निग्रिकेंस, ये भी इनकरेक्ट है। और लास्ट वाला कौन सा, रेट्रोवायरस। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, रेट्रोवायरस है, इसको प्राथमिकता दी जाती है किसके लिए, जब भी आपको क्लोनिंग करनी है किसमें, उच्चतर जीवधारियों में, तो उसके लिए आपको जो उपयुक्त वाहक होता है वो कौन सा होता है, रेट्रोवायरस होता है।
तो दोस्तों रेट्रो वायरस है वो एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। रेट्रो वायरस में दोस्तों ऐसी पावर होती है, ऐसी क्षमता होती है जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर युक्त कोशिकाओं में परिवर्तित कर सकता है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। रेट्रो वायरस में एक विशिष्ट प्रकार की कैपेसिटी है, क्षमता है, जो क्या कर सकता है, सामान्य कोशिकाओं को कैंसर युक्त कोशिकाओं में परिवर्तित कर सकता है। मतलब ये अगर रेट्रो वायरस है तो ये क्या करेगा, जो आपकी सामान्य कोशिका है, नॉर्मल जो सेल्स है दोस्तों, उसका परिवर्तन किसमें कर देगा, कैंसर युक्त कोशिकाओं में कर सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए, कैंसर युक्त कोशिकाओं में कर सकता है कौन सा, रेट्रो वायरस। ये इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, इसलिए इसका उपयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीनों के क्लोनिंग के लिए वाहक के रूप में किया जाता है। और दोस्तों यही कारण है कि जो रेट्रो वायरस है इसका उपयोग जंतु कोशिकाओं में जो वांछित जीन है उनकी क्लोनिंग के लिए वाहक के रूप में किया जाता है, कौन सा, रेट्रो वायरस का। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित डीएनए अथवा आरएनए खंड को क्या कहते हैं। तो जो रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित डीएनए अथवा आरएनए खंड है, इनको क्या कहते हैं, वाहक। ये इनकरेक्ट हो गया, वाहक नहीं कहते हो दोस्तों आप इसको। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रोब, ये बिल्कुल करेक्ट है, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। तो जो भी रेडियोधर्मी अणु से आपने जिस डीएनए अथवा आरएनए खंड को चिन्हित कर दिया है उसको हमेशा आप क्या बोलोगे, प्रोब कहते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित डीएनए अथवा आरएनए खंड को क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पूरक अनुक्रम का पता लगाने में किया जाता है। ये इंपोर्टेंट कहता है ना दोस्तों, प्रोब का उपयोग किसमें किया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में। यहां पर मेंशन कर देता हूं दोस्तों में, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, प्रोब का उपयोग न्यूक्लिक अम्ल मतलब न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पूरक अनुक्रम, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पूरक अनुक्रम, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पूरक अनुक्रम का पता लगाने के लिए, अनुक्रम का पता लगाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोब का उपयोग किया जाता है। प्रोब का उपयोग डीएनए तथा आरएनए को पहचान करने तथा पृथक करने में भी किया जाता है। साथ में यह भी पता रखना है कि ये जो प्रोब होते हैं दोस्तों, इसकी सहायता से आप किसकी पहचान कर सकते हो दोस्तों, डीएनए अथवा आरएनए की पहचान भी कर सकते हो। डीएनए अथवा आरएनए की क्या कर सकते हो, पहचान, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो। साथ में इनका क्या कर सकते हो, पृथक्करण भी कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित जो डीएनए अथवा आरएनए है दोस्तों, इनको क्या कहते हो, प्रोब कहते हो। प्रोब का मुख्य उपयोग है वो न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पूरक अनुक्रम का पता लगाने में किया जाता है। साथ में प्रोब की सहायता से डीएनए और आरएनए का पहचान कर सकते हो और साथ में इनका क्या कर सकते हो, पृथक्करण कर सकते हो। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक से संबंधित बायोलॉजी केमिस्ट्री के वीडियो सेशन अगर आपको और चाहिए तो कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।